Welcome to NTT Day 71. Today we will discuss from page number 438 to 446 of Special Methods of Teaching. So without wasting much time, let's start today's class. सो पेज नंबर 438 में क्वेश्चन स्टार्ट है, आगमन विधि से आप क्या समझते हैं। आगमन मीन्स होता है इंडक्टिव मेथड, ठीक है। सो इंडक्टिव मेथड से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, उसके गुण और दोष बताना है। आगमन विधि क्या है, इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों यानी स्पेशल जो फैक्ट्स होते हैं, विशेष तथ्यों और घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा, तथ्यों यानी फैक्ट्स और घटनाओं जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उनके निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन तथा विश्लेषण यानी उनके बारे में ऑब्जर्वेशन और जो विश्लेषण किया जाता है उसके द्वारा सामान्य नियम यानी जनरल रूल्स और प्रिंसिपल्स सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। अगर इंग्लिश में बोले इसको करें तो इंडक्टिव मेथड इसमें क्या होता है, इज द मेथड इन विच जनरल रूल्स or principles are formed or made by observation and analysis of particular fact and phenomena. Okay, तो इसको हम इंडक्टिव मेथड बोलेंगे। इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर यानी जो हमको शुरू से पता है वहां से वहां जाना है जो हमको नहीं पता, यानी थोड़े से इंफॉर्मेशन के थ्रू हमको ज्यादा उनके बारे में जानना, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब पर्टिकुलर से जनरल की ओर, विशिष्ट स्पेशल या पर्टिकुलर से जनरल की ओर, सामान्य की ओर। और भूतपूर्व यानी जो पहले हो चुका है उससे, भूतपूर्व यानी उसके जैसा है, से अभूतपूर्व यानी जैसे इसमें लिखा है कॉन्वेंटरेट टू एब्स्ट्रैक्ट, अभूतपूर्व जो पहले कभी भी नहीं हुआ। भूतपूर्व यानी जो हो चुका है, जिसके जैसा पहले से है, वहां से अभूतपूर्व की ओर यानी पहले वैसी घटना या वैसी चीज कभी हुई नहीं, वहां तक जाना है, ठीक है। इसमें दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने पहले उन्हीं के अनुभव क्षेत्र से, यानी पहले पूछा जाता है कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पूछा जाता है कि इस टॉपिक के बारे में आपको कितना पता है, यानी उनके पास पहले से कितना ज्ञान है। तो उनके अनुभव क्षेत्र से विभिन्न शब्दों में इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों को सामान्यीकरण अथवा सामान्य नियमों की को निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मीन्स यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा इधर उधर दिया हुआ है, यानी पहले शिक्षक उनसे पूछते हैं कि आपको इस बारे में क्या पता है, यानी जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उनको उस ज्ञान को यूज करते हुए फिर धीरे धीरे यानी उसकी ओर, यानी जो नहीं जानते हैं उस बारे में, वहां तक टीचर बच्चों को लेकर जाती है। हम जनरली हर क्लास में हर टॉपिक में स्टार्ट करने से पहले यही करते। सपोज अगर हम क्लास में गए और हम उनको प्लांट पढ़ाना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ब्लैक बोर्ड पे प्लांट लिख के बच्चे से पूछेंगे कि क्या डू यू नो समथिंग अबाउट दिस, और अगर बच्चा हाँ बोलेगा तो फिर उनसे पूछेंगे, हर बच्चे से पूछना पड़ेगा कि उसको क्या क्या पता है किस इस बारे में। और जब प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत जो जानकारी होगी वो बता देगा, तब आप धीरे धीरे करके उसको और कॉम्प्लिकेटेड की तरफ लेकर जाओगे। प्लांट्स का के प्रकार, उनका अलग अलग ग्रुप्स, ये सब मतलब कॉम्पैक्ट की ओर उनको लेकर जाएंगे, ठीक है। आगमन विधि में शिक्षण के काम को निम्नलिखित सोपान यानी अलग अलग स्टेप में बांटा गया। सोपान मीन सीढ़ी होता है, यानी स्टेप में बांटा गया है। पहला है उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण। ये सबसे पहला स्टेप क्या आएगा, एग्जाम्पल्स देना, ठीक है। जैसे प्लांट, शुरू से ही आप ये नहीं बोल देंगे कि प्लांट से हमको ये मिलता वो मिलता है। आप लाइक एक उदाहरण से कोई ऐसी चीज जिसमें लीव्स, लीफी स्ट्रक्चर है, जड़ों से जमीन से जुड़ी हुई है, जिसमें फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, ऐसा कुछ ऐसा हिंट बच्चों को देंगे या एग्जाम्पल देंगे जिससे बच्चा तुरंत पकड़ लेगा कि हाँ मैम जो है वो प्लांट के बारे में बात कर रही है। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा, बच्चों के सामने एक ही प्रकार के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाएंगे।
दूसरा विश्लेषण, अब उसमें एनालिसिस होगा, ठीक है। इस सोपान में या इस स्टेप में प्रस्तुत किए हुए उदाहरणों को बालकों से निरीक्षण कराया जाएगा, यानी जो उदाहरण आप देंगे आपको बच्चों को गेस करवाना पड़ेगा, कि बच्चे गेस करेंगे, उनसे पूछना पड़ेगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं, ठीक है। फिर है सामान्यीकरण या उसका जनरलाइजेशन, यानी अभी भी आप उनको उसमें नहीं रख सकते, हाँ ये बताओ, एक एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल देने के बाद, कुछ एग्जाम्पल्स देने के बाद, बच्चों को एनालिसिस के लिए छोड़ने के बाद अब फिर से आप उनको वही भ्रम में नहीं छोड़ सकते, फिर से कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे दिया कि हाँ अब फिर से सोचो, तो ऐसा नहीं कर सकते। अब आप उनको जनरलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, यानी सामान्य उस पर लेके जाएंगे, कुछ ऐसी चीजें बोलेंगे जिससे बच्चा पकड़ ले कि हाँ हम प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस स्टेप में बालक सामान्य नियम निकालते हैं, यानी जनरल चीजें करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका परीक्षण, ठीक है, जैसे टेस्टिंग करना, परीक्षा लेना। इस स्टेप में बालकों द्वारा निकाले हुए सामान्य नियम की विभिन्न उदाहरणों द्वारा परीक्षा की जाती है, यानी जो भी बच्चे ने समझा है उसको आप अलग अलग एग्जाम्पल देकर फिर आप बताएंगे कि हाँ हम इस बारे में बात कर रहे हैं, या देखेंगे कि बच्चे ने जो निष्कर्ष निकाला है वो सही है या नहीं, है ना। अब आते हैं आगमन विधि या इंडक्शन विधि के गुण। आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात, यानी जो चीजें पहले से ज्ञात हैं उनके थ्रू अज्ञात की तरफ, और सरल से जटिल की ओर, यानी जो थोड़ा सा ज्ञान है उससे हम जाएंगे किसकी ओर, जटिल ज्ञान जो बच्चों को अभी पता नहीं है। कुछ उदाहरणों द्वारा बालकों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, यानी कम से ज्यादा की ओर लेकर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कुछ उदाहरण और एग्जाम्पल्स और ये सब चीजों के थ्रू बच्चों से जो भी है उनसे ज्ञान उनको दिया जाता है। सेकेंड, इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकालते हैं, यानी जो एग्जाम्पल टीचर ने दिया है उस एग्जाम्पल्स को वो लोग डिस्कस करते हुए, समझते हुए खुद से आपको उस टॉपिक के बारे में बताएंगे कि वो किस बारे में अब आगे पढ़ेंगे। थर्ड, इंडक्टिव विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्टेप को पार करना पड़ता है, यानी कि उदाहरण के थ्रू आपने उनको हिंट दिया, बहुत सारी चीजें बताई जिसको उन्होंने समझा, अपने अपने उनकी बुद्धि में जो भी चीजें आई उनको उन्होंने एनालिसिस किया, और अब आगे जाकर उन्होंने आपको बताया कि हाँ उसका आंसर क्या है, और उसके बाद अब आप आगे जो अज्ञात है उसके प्लांट के मतलब जो भी टॉपिक है उसके बारे में वो आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बच्चे उस चीज को करते हैं, तो वो क्या इजीली उनके दिमाग में वो चीजें बैठती हैं। फोर्थ, इस विधि द्वारा प्राप्त ज्ञान स्वयं बालक को खोजा हुआ ज्ञान है, इसलिए मतलब बालक ने खुद ही इंटरेस्ट लेकर उनके बारे में बात करके आगे इसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो इससे क्या होता है बच्चों को वो नॉलेज बहुत अच्छे तरह से मिलती है, ज्यादा मिलती है, और वो उसको कभी भूलते नहीं है। फिफ्थ, इंडक्टिव मेथड द्वारा बालकों को नवीन ज्ञान को खोजने का प्रशिक्षण मिलता है, यानी जितना उनको पता है उतना, प्लस एग्जाम्पल्स बताया आपने उतना, और उसके बाद इन दोनों के हेल्प से अब वो धीरे धीरे आगे जाकर और ज्यादा चीजें समझेंगे, सीखेंगे और अपने आप इन्वेंट करेंगे। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि या प्रयोगशाला विधि या एक्सपेरिमेंटल मेथड से आप क्या समझते हैं, इसके हमको मेरिट्स और डिमेरिट्स या गुण और दोष हमको बताने हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मेथड उस विधि को कहते हैं जिसमें बालक ज्ञान के अपने प्रयासों की सहायता से, यानी जो कुछ भी उसके पास ज्ञान है उस बारे में, उसको जानकर उसकी सहायता से प्रयोग द्वारा यानी एक्सपेरिमेंट के थ्रू स्वयं उस ज्ञान को प्राप्त करता है। इस विधि से सीखने में इस विधि में करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, ये मेथड यहाँ पर काम पे आता है। इस प्रिंसिपल पर विशेष बल दिया जाता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना। ओके, इसलिए एक्सपेरिमेंटल विधि द्वारा शिक्षण करते समय शिक्षक बालकों के ब्रेन में
ज्ञान को बलपूर्वक नहीं डालता, यानी जबरदस्ती नहीं सिखाता। जैसे क्लास में जब क्लासरूम टीचिंग होती है तो टीचर एक तरफा बोलती रहती है और बच्चों को सुनना पड़ता है, वैसा इस विधि में नहीं होता। जबरदस्ती उनको कोई भी चीज नहीं समझाई जा रही है, बल्कि उन्हें उन्हीं के प्रयासों की सहायता से एक्सपेरिमेंट द्वारा नवीन ज्ञान या नए ज्ञान को या उस टॉपिक के बारे में नई चीजें खोजने की प्रेरणा दी जाती है। ठीक है, इस दृष्टि से इस विधि में शिक्षक का काम केवल इतना ही है कि वह जो भी एक्सपेरिमेंट है उसका डिजाइन तैयार करे, यानी जो भी एक्सपेरिमेंट या बच्चे अभी अपने हाथ से काम करने वाले हैं उसका डिजाइन तैयार करे, मीन्स उसकी प्लानिंग करे कि हाँ इस तरह से बच्चे करेंगे, और एक गाइड के रूप में बालकों के अंदर इतना क्यूरियोसिटी या जिज्ञासा उत्पन्न कर दें कि बच्चा अपने आप नई जानकारी पाने के लिए खुद ही एंथुजियास्टिक हो और उस काम को वो करें। अब आते हैं स्टेप ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। इस स्टेप में बालक के ज्ञान की खोज के लिए स्वाभाविक रूप से अध्ययन, चिंतन और निरीक्षण करते हैं, यानी उसके अंदर जो कुछ भी उस चीज के बारे में ज्ञान है उसके लिए स्वाभाविक नेचुरली टीचर अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू और बातों के थ्रू जो भी है उसकी स्टडी करती हैं, उनके बारे में सोचते हैं और उनका निरीक्षण यानी जो है किया जाता है। सेकंड है कंट्रोल या नियंत्रण। इस स्टेप में स्वाभाविक परिस्थितियों पर कंट्रोल करना, यानी कि आपको एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही रहकर उस एक्सपेरिमेंट को करना है। कंट्रोल रहता है यहाँ पर, ठीक है, अपने आप पर प्लस टीचर का भी। थर्ड, मेजरमेंट। इस स्टेप में प्रयोग के निष्कर्षों का निरीक्षण या मापन किया जाता है, यानी जो कुछ भी प्रयोग किया जा रहा है, या यहाँ प्रयोग का मतलब आप सिर्फ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट से मत समझिए। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल मेथड से कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा सकता है। पहले जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो हमको सिर्फ साइंस लैब ही समझ में आता था, लेकिन आजकल हर सब्जेक्ट के लैब्स होते हैं। लैंग्वेज लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, सोशल लैब, सब कुछ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हम किसी केमिकल की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि किसी टॉपिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं हम डीमेरिट्स ऑफ नॉट डीमेरिट्स, मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड। डीमेरिट्स नीचे दिया हुआ है, ठीक है, यानी इसके गुण क्या क्या है। सबसे पहला, एक्सपेरिमेंटल मेथड में बालक शारीरिक और मानसिक रूप से एक्टिव होते हैं, फिजिकली भी एक्टिव होते हैं और उनका दिमाग भी चलता रहता है, यानी मेंटली भी वो एक्टिव होते हैं। सेकेंड, यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। यह विधि किस प्रिंसिपल पर आधारित है? लर्निंग बाय डूइंग पर, यानी करके सीखना। ठीक है। थर्ड, इस विधि द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से बालकों की ज्ञानार्जन में रुचि रहती है, यानी बच्चों को इंटरेस्ट आता है सीखने में। एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू अगर आप कुछ कराएंगे तो बच्चों को बहुत मजा आता है और वो बार बार और भी बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं। फोर्थ, प्रयोग द्वारा बालक नवीन ज्ञान की खोज स्वयं ही कर लेते हैं, यानी नई नई चीजें खुद ही सीख लेते हैं। फिफ्थ, इस विधि से खोजे हुए ज्ञान की सत्यता का मूल्यांकन भी सरलता से हो जाता है, क्योंकि बच्चे ने तो खुद से अपनी खोज करके वो ज्ञान प्राप्त किया है। इस दृष्टि से यह विधि शिक्षण की यानी टीचिंग की एक बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छी विधि है। ओके, अब हम आते हैं दोष पर। एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है वो ज्यादा छोटे बच्चों के लिए किसी भी से उपयुक्त नहीं है। एकदम नर्सरी के बच्चे को समझ लीजिए, अगर आपको वोवेल या ये पढ़ाना है, या फिर समझ लीजिए आप ABCD पढ़ाना चाहती हैं, एप्पल या बॉल किसी के बारे में बताना चाहती है, जब बच्चा जानता ही नहीं है उस चीज को तो किस तरह से वो अपना ज्ञान आपके साथ बांटेगा। यानी एकदम छोटे बच्चों के लिए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल रॉ होते हैं, उनके अंदर किसी भी तरह का ज्ञान किसी टॉपिक के बारे में नहीं होता।
प्रयोगात्मक विधि के द्वारा छोटे से जीवन में संपूर्ण ज्ञान से मतलब छोटे से जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। मीन्स छोटे मतलब हमारे पास सपोज अगर आप क्लासरूम की बात करें तो बहुत कम समय होता है हमारे पास, तो प्रयोग कर करके हर टॉपिक के बारे में जो भी नॉलेज है वो प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में हमें दूसरों के अनुभवों का लाभ भी उठाना ही उचित है, यानी दूसरों ने जो करके सीखा है वो उससे हमें ज्ञान लेना भी उचित है। क्योंकि हर चीज हम कहते हैं ना, अगर हम लाइफ में हर चीज खुद से करके देखकर सीखेंगे तो वो हमारे लिए लाइफ छोटी पड़ जाएगी, है ना। हमें दूसरों के अनुभव से भी कुछ सीखना चाहिए। ये सिर्फ सब्जेक्ट्स पर लागू नहीं होता, ये पूरे लाइफ स्किल पर लागू होता है कि हमें दूसरों से भी सीखना चाहिए। हर चीज का एक्सपेरिमेंट करके, कैसे सपोज ये चीज करने से बुरा होता है या ये चीज करने से पुलिस पकड़ के ले जाएगी, ये आपको सिखाया गया है। अब आप बोलेंगे नहीं मैं करके देखूंगा, पुलिस पकड़ के लेके जाती है कि नहीं, है ना। आपको ये बताया गया है कि नहीं उसने ये किया था, उसको पुलिस ने पकड़ लिया, बट आप बोलेंगे नहीं मैं खुद करके देखना चाहता हूं, तो इज इट पॉसिबल? नो। इससे क्या होगा, आपकी लाइफ ही कम पड़ जाएगी। क्योंकि लाइफ में हमको लाइफ लॉन्ग जब तक हम जिंदा रहते हैं एक से बढ़कर एक हमको टीचिंग्स मिलते रहती है ना। तो उन सब के लिए हमें दूसरों के अनुभव से भी सीखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में अब छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो एक के बाद एक कुछ क्वेश्चंस में 3-4 क्वेश्चंस मैंने इसमें अब ले लिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन नरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, विवरण और वर्णन। नरेशन मतलब नरेट करना, बताना, आप बोल बोल कर उसको बता रहे हैं कि क्या है उसके अंदर। और डिस्क्राइब करना, डिस्क्रिप्शन, है ना, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। विवरण तथा वर्णन दोनों प्रवृत्तियों में बहुत कुछ समानता है दोनों एक ही चीज, है ना। दोनों ही प्रभावोत्पादकता यानी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। भाषा और दोनों की प्रभाव उत्पादकता यानी दोनों कितना प्रभावित करेंगे आपको, ये उसकी भाषा और शैली पर निर्भर करती है। विवरण में भी वही चीज है और नरेशन में यानी कि वर्णन में भी वही चीज है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो एज अ विवरण कहलाएगा या नरेशन कहलाएगा या वर्णन कहलाएगा, कि उसको किस तरह की भाषा और शैली उसमें इस्तेमाल की गई है। दोनों ही विधियों का प्रयोग केवल इसी उद्देश्य से किया जाता है कि विषय का पूरी तरह से विवेचन प्रस्तुत किया जा सके। यानी दोनों ही किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करने यानी उसके बारे में बताने के लिए यूज किया जाता है, ताकि वो सब कुछ उस टॉपिक के अंदर जो कुछ भी है वो बताया जा सके। दोनों ही विधियों द्वारा बालकों के मस्तिष्क में यानी जो उस किसी टॉपिक को लेकर बच्चों के दिमाग में शाब्दिक चित्र, यानी जब आप उसको उस टॉपिक के बारे में बता रहे हैं तो बच्चा अपने मन में उस टॉपिक को लेकर एक इमेज क्रिएट कर लेता है। शाब्दिक चित्र यानी आप जो शब्द यूज कर करके उसको डिफाइन कर रहे हैं, बच्चा दिमाग में उसकी इमेज को इमेजिन कर लेता है। ठीक है, और दोनों ही विधियों का बालकों के ऊपर स्थायी प्रभाव पड़ता है। यानी जब बच्चा इमेजिनेशन के थ्रू उसके इमेज को बना ले रहा है अपने दिमाग में, तो वो कभी भी ना भूलने वाला होता है। ठीक है, फिर भी दोनों ही विधियों में अंतर है जो कि निम्नलिखित है। सबसे पहला विवरण विधि। विवरण विधि यानी विवरण जिसे कहते हैं ना, डिस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं, और वर्णन यानी नरेशन। ठीक है, विवरण विधि में क्या है, विवरण संक्षिप्त होता है। किसी के बारे में डिस्क्राइब अगर करना है तो वो संक्षिप्त यानी कि शॉर्ट में होगा, ब्रीफ में होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन द्वारा तथ्यों को यानी जो भी फैक्ट्स वो होते हैं उसमें को तार्किक तर्क करने में, डाउट जिसमें हम तर्क कर सके क्या है अच्छा है क्या गलत है, तार्किक फॉर्म में प्रस्तुत किया जाता है। डिस्क्रिप्शन यानी वो पूरा तर्क के थ्रू, यानी बोलते हैं ना ट्राइड एंड टेस्टेड जिसे कहते हैं, उसके थ्रू वहां पर उसका विवरण किया जाता है। विवरण विधि का प्रयोग स्पष्टीकरण के लिए कभी कभी किया जाता है। यानी उसको किस तरह से, उसके बाद स्पष्टीकरण मतलब क्या होता है, उसके बारे में बताना कि हाँ ये सच है, स्पष्टीकरण देना है। ठीक है, तो इस विधि का प्रयोग उसमें किया जाता है।
नेक्स्ट है वर्णन विधि का प्रयोग। वर्णन यानी नरेशन का प्रयोग सर्वांगीण शाब्दिक चित्र प्रस्तुत करने के लिए। नरेशन या वर्णन जिसे कहेंगे वो शाब्दिक होता है, शब्दों का खेल होता है। शाब्दिक ऐसे शब्द इस्तेमाल करके बोलना है कि बच्चा उसको इमेजिन कर ले अपने दिमाग में। विवरण एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, बुक में छपा हुआ है, ठीक है। आप उसको पढ़ा रहे हो, बच्चा उसको समझ रहा है। वर्णन या नरेशन जो बुक में छपा हुआ है उसको और अधिक इफेक्टिव वे में बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल्स और इन सब चीजों के साथ आप वर्णन प्रस्तुत कर रहे हो, नरेट कर रहे हो बच्चों के सामने। आप जब बच्चे को रीडिंग करके जब समझाते हैं क्लासेस में, तो जो सेंटेंस बुक में लिखा होता है एक बार उसको रीड करने के बाद उसी सेंटेंस को रीड करके दोबारा उसी सेंटेंस को दोबारा बोल के समझाते हैं क्या? नहीं, बल्कि हम और भी वॉइस मॉड्यूलेशन और वर्ड्स ऐसे ऐसे यूज करते हैं, एक ही सेंटेंस को कई सारे सेंटेंस के थ्रू समझाते हैं, उसको कहेंगे हम नरेशन। ठीक है। नरेशन मौखिक तथा लिखित दोनों ही रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। विवरण जो होता है, जो डिस्क्रिप्शन होता है, वो सिर्फ लेखिक होता है ना, आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो। लेकिन नरेशन वो मौखिक भी होगा और लिखित भी हो सकता है। नरेशन को जो आप नरेट कर रहे हो वो लिखा भी जा सकता है, ठीक है। और वर्णन संश्लेषात्मक होता है, यानी उसमें बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है। संश्लेषण यानी बहुत सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट करके आप एक ही टॉपिक को कई सारी चीजों के साथ में समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम, क्वेश्चन 11 में। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग इन एजुकेशन? प्रश्न पूछने का क्या महत्व है? ठीक है, क्वेश्चन करना, क्वेश्चनिंग का क्या महत्व है एजुकेशन में। पाठ्य सामग्री यानी जो भी आपके पास पढ़ने की चीजें हैं या सिलेबस है जो भी है, उसको सरल और स्पष्ट करने में क्वेश्चंस का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। प्राचीन युग में यानी बहुत पहले से ही में तो ज्ञान का आदान प्रदान केवल प्रश्नों द्वारा ही होता था। उस समय ऐसे मोटे मोटे बुक्स, नोटबुक्स ये सब नहीं होते थे। वहां पे किस्से, कहानियों और विचारों के आदान प्रदान और क्वेश्चन आंसर से ही बच्चों को सिखाया जाता था। अर्थात गुरु और शिष्यों को प्रश्नों के द्वारा शिक्षित यानी गुरु शिष्यों को प्रश्न और उत्तर के थ्रू शिक्षित करते थे और शिष्य अपनी शंकाओं को या जो भी डाउट्स होते थे उनका समाधान केवल प्रश्न से किया करते थे। वो लिखना, एग्जाम्स देना और चेकिंग होना, कॉपी चेकिंग होना, नोट्स बनाना, ये सब नहीं होता था। बच्चों के मन में प्रश्न आते थे और गुरु जो होते थे उनको आंसर किया करते थे। इस दृष्टि से शिक्षण की निपुणता यानी एजुकेशन, टीचर कितने अच्छे से पढ़ा पा रहा है, बच्चा कितने अच्छे से समझ पा रहा है, इसकी निपुणता यानी ये कितना एक्यूरेट है, कितना अच्छा है, ये बहुत कुछ प्रश्नों के पूछने की कुशलता पर निर्भर करता है। यानी आपने बच्चे को समझा तो दिया कोई टॉपिक, लेकिन बच्चे को समझ में आया है कि नहीं। अच्छे शिक्षक जो भी पढ़ाते हैं उसको क्वेश्चनिंग करते हैं। जो भी पढ़ाया है टॉपिक, एक टॉपिक को खत्म करके धड़ धड़ आगे दूसरे टॉपिक पे नहीं बढ़ जाते, बल्कि नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछला जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं जिसका आंसर बच्चों को देना होता है। या फिर अच्छे बच्चे जो भी टॉपिक टीचर ने पढ़ाया है या पढ़ा रहा है उसमें अपने क्वेश्चंस करते हैं, इससे उनका डाउट क्लियर होता है। जो बच्चा जितना ज्यादा क्वेश्चन करेगा, समझ लीजिए कि वो बच्चा उतना ही मेंटली एक्टिव है। कई बार टीचर्स को ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाले बच्चे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि टीचर के पास ऐसे टीचर जिन्होंने उस टॉपिक पर सिर्फ लिमिटेड ज्ञान लिया हुआ होता है, उनको किसी भी बच्चे का क्वेश्चन पूछना समझ में बहुत गुस्सा आता है ना। मैंने अपने सामने देखा है कई टीचर्स को, और कई बच्चों ने तक मुझे बताया है कि जब भी टीचर से कुछ पूछो तो नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू, अगली बार मैं बताऊंगी, कल बताऊंगी बोल के बैठा देती हैं। कई बार तो डांट देती हैं कि इतना क्वेश्चन क्यों करते हो। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
जो बच्चा जितना सवाल पूछता है, समझ लीजिए कि उसके अंदर उस टॉपिक को लेके क्यूरियोसिटी उतनी ज़्यादा है और वो उतना ही एक्टिव है उस क्लास के अंदर। तो इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर का डाउट जो है वो क्लियर होता है। प्रश्न पूछने में प्रत्येक व्यक्ति निपुण नहीं होता। एग्जैक्टली, ना तो टीचर ना ही बच्चा। क्वेश्चन क्या पूछना है ये भी एक आर्ट होता है। एक टॉपिक में से क्या क्वेश्चन पूछना है वो सबके अंदर नहीं होता, ना ही टीचर के अंदर ना ही बच्चों के अंदर। इस कला में निपुणता प्राप्त करने के लिए यानी एक्सपर्ट होने के लिए शिक्षक को कुछ आवश्यक बातों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। शिक्षक क्या क्वेश्चन बच्चों से पूछे, सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही अगर बच्चा कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन तो आपके पास उसका आंसर होना ही चाहिए, तभी आप एक अच्छे शिक्षक कहलाओगे और वो बच्चा लाइफ लॉन्ग आपके पढ़ाए हुए उसको सब्जेक्ट को याद रखेगा और आपको भी याद रखेगा। नवीन शिक्षकों को यानी नए नए शिक्षकों को इस बारे में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन किया जाए और किस तरह से आंसर किया जाए। प्रश्न पूछने के उद्देश्य। पहला, प्रेरणा, मोटिवेशन। बालकों को मोटिवेट करने के लिए जिससे उनका ध्यान जो मेन लेसन है, टॉपिक है, उस पर आकर्षित हो जाए, यानी एक मोटिवेशन मिलती है बच्चों को। आप तरह तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन अगर शुरू में पूछ दोगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और वो उस चीज को जानने के बारे में और ज्यादा जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। सेकेंड, रुचि और जिज्ञासा यानी इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी। बालक में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी उत्पन्न करने के लिए जिसमें शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। बच्चा इंटरेस्ट लेगा तभी आप पढ़ा पाओगे, एंथुजियास्टिक रहेगा, क्यूरियोसिटी होगी जानने में, तभी आप अच्छे से पढ़ा पाओगे। अदरवाइज ये दोनों वे में बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा। थर्ड, पूर्व ज्ञान की जांच। क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस कोई भी टॉपिक करने से पहले क्यों किया जाता है? ताकि बच्चे को उस टॉपिक के बारे में क्या कोई पहले से ज्ञान है उस बारे में जानने के लिए। बालकों के पूर्व ज्ञान और मनोदशा की परीक्षा के लिए जिससे टीचिंग का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। फोर्थ, नवीन अनुभव से जोड़ना, नए नए अनुभव से उनको जोड़ना, एक्सपीरियंस से जोड़ना। क्योंकि जब बच्चे से आप कोई ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू उस टॉपिक को जानना चाहोगे तो हर बच्चा अलग अलग जवाब देगा। देखना, तो इससे क्या उनको भी अपने अलग अलग जो क्लासमेट्स होते हैं उनसे नए नए अनुभव, नए नए ज्ञान प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सहयोग, हेल्प करना। बालकों के सहयोग से पाठ को विकसित करना यानी उसमें पाठ में आगे बढ़ने के लिए एक अलग ही एनवायरमेंट या एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है क्लास में। तो इससे क्या होता है, हमारी मेंटल जो एबिलिटी है वो भी बढ़ती है, यानी बच्चों की मेंटल एबिलिटी भी बढ़ती है और टीचर और बच्चा दोनों एक दूसरे के सहयोग से उस टॉपिक पर आगे की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट, कठिनाई मालूम करने के लिए, बात करना नहीं, यहाँ ज्ञात करना होगा। कठिनाई ज्ञात करना यानी क्या उसमें कॉम्प्लिकेशंस है, आगे जाकर उस टॉपिक पर कैसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं या टॉपिक में क्या कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, वो सब मालूम करने में धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, मानसिक उपलब्धि, मेंटली उपलब्धि क्या कहेंगे, एक गेन करना। बच्चा बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है तो उनकी मानसिक उपलब्धि यानी सीखने समझने की क्षमता को एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक प्रॉपर पेस या गति जिसे कहेंगे या स्पीड कहेंगे, इसको पेस कहा जाता है, वो देने के लिए, ताकि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप अच्छे से होता रहे। और बच्चों को एकदम से कोई टॉपिक में एकदम से कॉम्प्लिकेटेड पोर्शन को आप पढ़ा दोगे तो बच्चा बिल्कुल नहीं समझ पाएगा और उससे बड़ी चीज है कि वो बोर हो जाएगा। इसीलिए एकदम फर्स्ट स्टेप से आपको स्टार्ट करना है, ए से स्टार्ट करके आपको जेड तक जाना है। आप एकदम से एक्स और वाई और जेड नहीं पढ़ा सकते। ठीक है। नेक्स्ट है बोध का मूल्यांकन। बोध का मूल्यांकन, बालकों के बोध का, ज्ञान, बोध मीन्स ज्ञान, क्या है उनके अंदर ज्ञान,
उसका मूल्यांकन करने के लिए, जिससे यह पता चल जाए कि ये कितना सीखे, है ना। और इतना ही नहीं, जो भी सीखे और क्या नहीं सीखे ये भी पता चल जाए। ठीक है, आप क्वेश्चन जब करते हैं, क्वेश्चन आंसर जब होता है एक क्लास में, तो आपने जो पढ़ाया वो बच्चों ने कितना सीखा, प्लस कौन से टॉपिक को उन्होंने अच्छे से नहीं सीखा ये भी पता चल जाता है। क्योंकि और उसके कारण का भी पता चल जाता है कि बच्चों को ये किस, क्योंकि एक टॉपिक को अगर बहुत सारे बच्चे जवाब नहीं दे पाए हैं, इसका मतलब कि वो टॉपिक उनको कॉम्प्लिकेटेड लगी है। इन कारणों को दूर करने के लिए टीचिंग उसमें मेथड में आवश्यक सुधार किया जा सके। सपोज जब आप उस टॉपिक को पढ़ा चुके हैं क्लास में, उससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ज्यादातर बच्चे उसका आंसर नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब कि गड़बड़ कहाँ पर है, टीचिंग टेक्निक में, है ना। गलत या फिर बच्चों के लेवल से कम या ज्यादा होकर उस टॉपिक को पढ़ाया गया है, इसलिए बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पर क्या होगा, इसमें हम करेक्शन कर पाएंगे अपने टीचिंग प्रोसीजर और मेथड में। नेक्स्ट है ध्यान केंद्रित करना, बालकों और शिक्षकों का ध्यान मूल पथ पर केंद्रित करने के लिए, यानी इससे क्या होगा, क्वेश्चन आंसर में बालक और टीचर दोनों ही, बच्चे और टीचर दोनों का ही जो ध्यान रहेगा वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर रहेगा। नेक्स्ट है झिझक दूर करना, बालकों की झिझक को दूर करके उसमें आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा करके करना, जिससे कि उनमें अभिव्यक्ति शक्ति, यानी जब आप क्वेश्चन आंसर पूछते हैं तब इससे क्या होता है, कई बच्चों में देखिएगा झिझक होती है, मैं जो बोलूंगा वो सही होगा नहीं होगा कि नहीं, क्या मेरा लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश मीडियम में बच्चे जिनकी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर होती है, उनको झिझक होता है कि मैं जिस जैसे आंसर करूंगा वो सेंटेंस सही होगा या नहीं। इससे क्या होगा, कंटिन्यूअस आप क्वेश्चन आंसर जब करते रहेंगे एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में, तो इससे बच्चे के अंदर की झिझक भी है जो वो दूर होगी, और अपने आप की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेस करने के की जो एबिलिटी है उनके अंदर, उसका उसमें डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है दोहराना, रिवीजन, बालकों द्वारा सीखे हुए ज्ञान को दोहराने और प्रयोग करने के लिए, यानी क्वेश्चन आंसर सबसे अच्छा मेथड होता है रिवीजन का। आप बच्चों को भर भर के होमवर्क दे देंगे ताकि वो रिवाइज करे घर में, दैट वुड नॉट वर्क मे बी, लेकिन अगर आप उसी टॉपिक का नेक्स्ट डे क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक दूसरी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बिगिनिंग ऑफ द क्लास अगर आप 5 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन रख देते हैं लास्ट टॉपिक का, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रिवीजन प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ आंसर्स, उत्तर का क्या महत्व है, उत्तर देने का क्या महत्व है। क्वेश्चनिंग तो हमने सीखा है, अब पढ़ेंगे उत्तर। चूंकि शिक्षण की सफलता बालकों द्वारा दिए गए उत्तरों पर ही निर्भर करती है, आपने क्या पढ़ाया है, अच्छे से पढ़ाया है कि नहीं, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सही सही आंसर सामने से आता है या नहीं। ठीक है, इसलिए हम उत्तर के महत्व को निम्नलिखित चीजों से दिखा सकते हैं। सबसे पहला घनिष्ठता, यहाँ पे घनिष्ठता का मतलब घनिष्ठ फ्रेंड या फ्रेंडशिप नहीं है, बल्कि उस टॉपिक से घनिष्ठता। ठीक है, और बच्चों और शिक्षकों के बीच में घनिष्ठता विकसित होती है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सामने वाला अगर आपका आंसर दे रहा है तो आपका उसके साथ एक म्यूचुअल एक रिलेशनशिप कायम हो जाता है। आप कुछ पूछ रहे हैं और सामने वाला कुछ बोल ही नहीं रहा है तो क्या होगा, आप एक टाइम ऐसा आएगा जब आप एक दूसरे को देखेंगे, देख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चूंकि शिक्षण की सफलता घनिष्ठता में आएंगे। पहला, उत्तरों के माध्यम से बालकों और शिक्षकों में घनिष्ठता विकसित होती है, इससे शिक्षक और बालक में प्रेम की भावना भी विकसित होती है। टीचर देखिएगा उस बच्चे को बहुत पसंद करता है जो आंसर करेक्ट देता है या बहुत बात बात में हाथ उठाकर आंसर देना चाहता है, उसके साथ बहुत अच्छा संबंध होता है टीचर का। नेक्स्ट, उपलब्धि का ज्ञान, उत्तरों के द्वारा शिक्षक को इस बात का पता आसानी से चल जाता है कि बालकों को जो विषय पढ़ाया गया है उसमें उसका कितना ज्ञान आ पाया है। ठीक है, फिर शक्तियों का विकास, उत्तर देने से बालकों की विचार और कल्पना शक्ति का विकास होता है, यानी उनकी जो स्मृति यानी जो याद किया होता है वो स्थायी हो जाती है, वो कभी भूलते नहीं है।
नेक्स्ट, मानसिक स्तर। उत्तर के माध्यम से शिक्षक को बालकों के मेंटल जो स्टेट है या जो है स्तर है उनका लेवल वो भी पता चल जाता है। जो बच्चा अच्छे से जवाब दे रहा है, तुरंत तुरंत जवाब दे रहा है यानी वो समझ पा रहा है, और जो नहीं दे रहा है यानी वहां पर कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है व्यवस्थित विचार। व्यवस्थित यानी अरेंज्ड। उत्तर देने से बालकों के विचार व्यवस्थित होते हैं, अरेंज होते हैं। बच्चों को समझ में आता है कि हाँ, ये चीजें हमको इस टॉपिक से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, या हमको सीखनी है, या हमको याद रखना है। फिर है भाषा परिमार्जन। भाषा परिमार्जन यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट। जब उत्तर देते हैं बच्चे शिक्षकों के क्वेश्चन का, तो इससे क्या होता है, उनका ज्ञान तो बढ़ता ही है, उनका लैंग्वेज यानी स्पीकिंग पावर भी बढ़ता है। नेक्स्ट है झिझक समाप्त करना, है ना। बार बार अगर उत्तर देता है बच्चा, तो उसके अंदर झिझक जो है वो नहीं रहती, हेजिटेशन नहीं होता। कमियां दूर करना। उत्तर निकलवाते समय उन कमियों को दोहराया जाता है जो शिक्षण के समय रह गई है, यानी कुछ अगर छूट गया है तो क्वेश्चन आंसर राउंड में वो भी खत्म हो जाता है। भूल सुधार। उत्तर शिक्षक और बालकों की भूलों और त्रुटियों को ठीक करने का अवसर प्रदान करते। कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है टीचर ने जानबूझकर तो नहीं होता कभी भी, लेकिन अगर गलती से कुछ गलती कर भी दी हो, तो क्वेश्चन आंसर राउंड में, क्योंकि उस समय तक बच्चे के अंदर वो टॉपिक के बारे में ज्ञान आ चुका होता है और वो अपनी तरफ से भी कई सारी कोशिशें कर रहा होता है, तो इससे क्या होता है, अगर कहीं पर दोनों एंड से कहीं पर अगर कोई भूल होती है तो वो सुधार कर लिया जाता है। देन उत्तर देने से पढ़े हुए पाठ का रिवीजन हो जाता है। उसके बाद कमजोर बालकों का पता लगाना। क्वेश्चन आंसर राउंड में ये भी पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा कमजोर है उस टॉपिक में या उस सब्जेक्ट में, और उनको पढ़ने में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है वो पता चल जाता है। ठीक है। और उसके बाद है शिक्षा का मूल्यांकन। उत्तरों के द्वारा शिक्षण का यानी टीचिंग का मूल्यांकन हो जाता है, यानी टीचर ने जो पढ़ाया है वो अच्छे से पढ़ाया और सही पढ़ाया है कि नहीं, वो पता चल जाता है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।